हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है धातु युग। जैसा कि हमारा जो सीरीज़ है वो हिस्ट्री से रिलेटेड हमारी सीरीज चल रही है और हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं। पिछले टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं वो हमने पढ़े प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित, जो कि प्राग ऐतिहासिक काल को हमने देखा था कि हम दो भागों में विभाजित करते हैं और इन दो भागों में हमने प्रागैतिहासिक काल को जो विभाजित किया था वो कौन कौन से हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल, तो इसको हमने विभाजित किया था दो भागों में, जिसमें पहले भाग को हमने कहा था पाषाण काल और दूसरे भाग को हमने कहा था धातु युग या धातु काल। तो पाषाण काल को हमने तीन भागों में विभाजित किया था, ऐसे ही हमने धातु काल को भी तीन भागों में विभाजित किया है। और पाषाण काल के जो तीन भाग हैं वो कौन कौन से हैं? पहला था हमारा पूरा पाषाण काल जिसको हम प्री स्टोन एज कहते हैं। दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल और तीसरा था हमारा नव पाषाण काल। तो इन तीनों के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। ये टॉपिक हमारे पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन टॉपिक्स को अगर किसी ने नहीं देखा है तो देखने के लिए आप इनके पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो हमने हर टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियोस डाला हुआ है, जिसमें पूरा पाषाण काल अलग है, मध्य पाषाण काल के लिए अलग और नव पाषाण काल के लिए अलग अलग वीडियोस बनाए गए हैं और अलग अलग वीडियोस आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। दूसरा हमने धातु युग देखा था, तो धातु युग के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि इसको तीन भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला जो युग था धातु युग में वो है ताम्र युग जिसको हम कॉपर एज बोलते हैं। और दूसरा जो युग था उसे दूसरे युग को हमने कहा है कांस्य युग और तीसरा युग है लौह युग। तो इनके अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे तो ताम्र युग जो है, ताम्र युग का एग्जाम्पल हम नव ताम्र पाषाण काल भी या इसको नव पाषाण या ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं। नव पाषाण या ताम्र पाषाण युग अर्थात जिसमें तांबे का और पाषाण अर्थात पत्थरों का उपयोग एक साथ किया गया हो, उस समय को हम कहेंगे ताम्र पाषाण युग। उसी तरीके से दूसरा कांस्य युग है, जिसमें पूरी तरीके से अधिकतर चीजों का उपयोग कांसे के रूप में वहां पर किया गया था, जिसमें हमारा जो अध्याय या हमारा जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये संबंधित है कांस्य युगीन सभ्यता ही उसको हम कहते हैं, जो कि हमारे आने वाले वीडियोस में या आने वाले टॉपिक में आप देखेंगे। लौह युग में माना जाता है वैदिक एज, यानी कि वैदिक काल को हम लौह युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो अभी आज के वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे हम उसमें पढ़ेंगे ताम्र पाषाण युग या ताम्र युग के बारे में, क्योंकि कांस्य युग हमारा एक बिल्कुल अलग चैप्टर होगा जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से पढ़ेंगे। और वहीं लौह युगीन सभ्यता मतलब जो लौह युग है आयरन एज, उसको हम पढ़ेंगे वैदिक एज में, वैदिक समाज के साथ। तो एक तरीके से हम ये भी यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक धातु काल रहा है ये मानव सभ्यता का काल भी रहा है। इसे ही मानव सभ्यता का काल कहेंगे, क्योंकि इसी समय से मानव जो था वो धीरे धीरे सभ्य होना शुरू हुआ था। ताम्र पाषाण काल में सभ्यता थी लेकिन इतनी ज्यादा विकसित नहीं हो पाई थी, जो कि कांस्य युगीन सभ्यता में अर्थात कांस्य युग में जो हड़प्पा सभ्यता आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ही सिविलाइज तरीके से, बहुत ही सभ्य तरीके से सारी चीज़ों के अवशेष आपको प्राप्त होते हैं।
तो उसी तरीके से आप वैदिक समाज को भी देखते हैं कि वैदिक समाज में भी हर तरीके के सिस्टम और सारी चीज़ें एक बहुत ही सभ्यता तरीके से या सभ्य तरीके से आपको दिखाई देती हैं। लेकिन ताम्र पाषाण युग जो है इसमें अभी इतना ज़्यादा सभ्यता या इतना ज़्यादा विकास आपको देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ताम्र पाषाण युग या ताम्र युग। चलें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए ताकि हमारे हिस्ट्री या आने वाले जो टॉपिक्स हैं और इससे संबंधित हमारे कुछ अन्य टॉपिक्स भी होंगे, जो भी हमारा वीडियोज हमारे चैनल पे जो भी अपडेट होगा तो उससे जुड़े रहने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल अर्थात इसको हम कहेंगे कॉपर स्टोन एज। तो ऐसा समझा जाता है कि ताम्र पाषाण काल जो है आज से लगभग ये 5000 वर्ष पूर्व, लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व ये ताम्र पाषाण काल रहा होगा। और ताम्र पाषाण काल का अर्थ हुआ कि मानव जो है जिसमें तांबे व पाषाण अर्थात पत्थरों का एक साथ प्रयोग करता है, तो उस युग को हम कहेंगे ताम्र पाषाण युग। अर्थात तांबे और पाषाण यानी कि पत्थरों के एक साथ प्रयोग को ताम्र पाषाण काल कहा गया। और ऐसा माना गया है कि सबसे पहले जो तांबे का प्रयोग किया गया उस समय के मानव के द्वारा, तो वो तांबे का यूज मुख्यतः औजार बनाने के लिए, अपने जो वो रक्षा के लिए या फिर शिकार करने के लिए जो हथियार या औजार जो बनाया करते थे, तो उस रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया लगभग 5000 साल पहले। तो इसके कुछ प्रमाण जो हैं वो हमें मिलते हैं अतिरंपकम। तो मद्रास में एक मुख्य स्थान है जिसका नाम था अतिरंपकम, और यहाँ से लगभग 5000 वर्ष पुरानी एक तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। एक तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, जिससे ये साबित होता है कि उस समय पे सबसे पहला प्रयोग तांबे का औजार बनाने के लिए मनुष्य के द्वारा किया जाता रहा होगा। और इसको खोजने का जो श्रेय जाता है, एक तरीके से जो शुरुआत यहाँ पे ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता की जो हुई है वो लगभग हमारे करीब 5000 साल पहले तो ये शुरू हुआ। लेकिन इसके साथ साथ ही इसमें माना गया है कि ताम्र पाषाण काल सभ्यता के साथ ही कांस्य युगीन सभ्यता का भी विकास दूसरी तरफ देखा जा सकता है कुछ विषयों में। क्योंकि आप जानते हैं कि कांसा जो है उसको बनाया जाता है तांबा और प्लस टिन, इन दोनों धातुओं को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। और इसमें कांसा बनाने के लिए तांबे और टिन का अनुपात कितना होता था या कितने अनुपात में मिला के तांबा और टिन बनाया जाता था, दोनों को, तांबे को और टिन को कितने अनुपात में मिलाकर कांसा बनाया जाता था, तो इसका सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर हम आपको इसका जवाब अगले वीडियो में बताते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखें कि जो ताम्र पाषाण काल रहा है उस ताम्र पाषाण काल में जो सभ्यता थी वो किस प्रकार की थी। तो देखेंगे तो यहाँ की सभ्यता आप देखते हैं कि ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण समाज था। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे उस समय
थोड़ा जो ग्रामीण की बजाय शहरी या नगरीकरण की भी सभ्यता विकसित होने लगी थी। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि ग्रामीण सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता में यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कच्ची ईंटों का प्रयोग, इस समय का जो मानव था वो कच्ची ईंटों का प्रयोग करता था, अर्थात पक्की ईंटों के प्रयोग से वो अभी तक वंचित था। और इसके अलावा दूसरी चीजें अगर आप देखते हैं तो इसी समय पे, इसी ग्रामीण सभ्यता में एक संस्कृति है जिसको कहा गया है जोरवे संस्कृति। और ये जोरवे संस्कृति उस समय लगभग मध्य भारत में मिलती थी। मध्य भारत अर्थात आज का एमपी और महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र रहा, उस क्षेत्र में लगभग यहाँ पे ये संस्कृति, जोरवे संस्कृति पाई जाती थी। तो जोरवे संस्कृति जो थी, ये संस्कृति भी पूरी तरह से ग्रामीण थी, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्रों से ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं जहाँ से माना गया है कि वो कहीं ना कहीं नगरीकरण की सभ्यता की तरफ अग्रसर हो चुकी थी। जैसे कि इसमें कुछ स्थानों की अगर हम बात करें तो उसमें एक दैमाबाद, इस समय पर भी दैमाबाद और इनाम गांव, दैमाबाद और इनाम गांव, ये दोनों नगरीकरण से प्रभावित थे। वहां पर नगरीकरण का प्रभाव आ चुका था। वो लोग धीरे धीरे नगरीय समाज और नगरीय व्यवस्था की तरफ अग्रसर हो चुके थे। ठीक है, तो इसके अलावा अब यहाँ और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। देखिए, इस समय के जो लोग थे वो पूजा करते थे मातृ देवी की, मतलब ताम्रपाषाण के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, इस समय के लोग जो थे यहां से मिट्टी की नग्न मूर्तियां भी मिली हैं, अर्थात वो लोग कहीं ना कहीं स्कल्पचर में भी थोड़ा इंटरेस्ट रखते थे, मूर्तियां निर्माण भी करते थे। तो मिट्टी की नग्न मूर्तियां मिली हैं जो कि कच्ची हैं। और इसके अलावा यहाँ से जो इनाम गांव वाला जो सभ्यता वाला क्षेत्र या कुछ अर्बन सिविलाइजेशन या वहाँ पे नगरीकरण की व्यवस्था थी, तो इनाम गांव, यहाँ से मातृ देवी की एक प्रतिमा भी मिली है। मातृ देवी की प्रतिमा अर्थात उनकी एक मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है इनाम गांव से। इसके अलावा ताम्रपाषाण लोगों के बारे में विषय में अगर चर्चा करें तो ये लोग एक प्रकार के बर्तनों का भी उपयोग किया करते थे। इनके जो बर्तन होते थे वो मिट्टी से बने होते थे और मिट्टी के बने बर्तनों को उस समय पे कहा गया है मृद भांड। मिट्टी के बर्तनों को मृद भांड कहा जाता था। और यहाँ से जो लोग हैं वो एक तो चित्रित और लाल रंग व काले रंग के मृद भांड का प्रयोग करते थे। इस समय के जो लोग हैं वो मिट्टी के बर्तनों में चित्रित, मतलब उन पे कुछ पेंटिंग, चित्रकारी वगैरह कर दिया करते थे और लाल रंग के और काले रंग के मृद भांड वहां से उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, तो ये जो था हमारा ताम्रपाषाण काल के संबंध में कुछ तथ्य हैं। अब हम देखेंगे ताम्रपाषाण काल के कुछ मुख्य, कुछ जो महत्वपूर्ण कुछ स्थान रहे हैं स्थल, और उन स्थलों से प्राप्त होने वाले साक्ष्य क्या क्या मिले हैं और वर्तमान में वो स्थान कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं या किस स्थान पर वर्तमान में वो जगह पाई जाती हैं।
तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य स्थल रहे हैं ताम्रपाषाण काल के। तो ताम्रपाषाण काल में आप देखें कि स्थल एक तरफ इंडेक्स, हम इसी तरह से एक लिस्ट बना के इसको पढ़ेंगे जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में भी बनाया है। तो एक स्थल और दूसरी तरफ राज्य और उनसे प्राप्त होने वाले अवशेषों के बारे में चर्चा करेंगे कि वहां से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। तो पहला स्थल है हमारा नवदा टोली। नवदा टोली, तो ये पहला हमारा स्थल है नवदा टोली। और नवदा टोली जो है ये आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ से जो उत्खनन किया है वो HD सांकलिया के द्वारा उत्खनन किया गया। HD सांकलिया द्वारा यहाँ पे उत्खनन किया गया। और इस उत्खनन से यहाँ से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, इसमें चित्रित काले और लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चित्रित काले लाल मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इनके अलावा यहाँ से जो मालवा मृदभांड के नाम से जिनको जाना जाता था वो भी प्राप्त हुए हैं, क्योंकि मालवा का पठार वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाए जाने वाले मृदभांडों को मालवा मृदभांड कहा गया है। उनमें कुछ विशेष प्रकार की भी कुछ विशेषताएं उनकी देखी जाती हैं, जिसमें हम एक मृदभांड से संबंधित सवाल यूपीएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है और जाहिर है कि इसको आगे भी पूछा जा सकता है। तो मृदभांड से संबंधित हम एक छोटा सा वीडियो आपके लिए अलग से अपलोड करेंगे और उसको आप देखिएगा, जिसमें हम सिर्फ मृदभांड के संबंध में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के मृदभांड कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। और जैसे कि आपने सुना होगा NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स, और RBPW और इस तरीके के जो आपने शब्द सुने हैं, तो उन तरह के सारे मृदभांडों की चर्चा हम उस एक वीडियो के अंदर करेंगे। तो उसको देखेंगे और देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए, अब मृदभांडों की अगर हम चर्चा करें तो दूसरे यहाँ से मालवा प्रकार के मृदभांड, मालवा मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और मालवा मृदभांड जो है इनमें कुछ एक विशेष प्रकार के देखे जाते हैं, क्योंकि इनमें मिट्टी के साथ साथ मिट्टी और तांबे के भी कुछ चीजों का प्रयोग उनमें किया जाता था। चले, तो यहाँ से मिले हमें नवदा टोली से चित्रित काले लाल मृदभांड या मालवा मृदभांड, और इनके अलावा यहाँ से कताई बुनाई, यहाँ से कताई बुनाई और चरखा आदि के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, जो चरखे के द्वारा जो कताई वगैरह होती थी। ठीक है, तो ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं नवदा टोली से। अब अगला हमारा जो स्थान है वो है ताम्बवती। ताम्बवती, तो ताम्बवती में जो स्थान रहा है ये मिलता है हमें राजस्थान से। वर्तमान में ये क्षेत्र राजस्थान में है और यहाँ से प्राप्त हुए हैं काले और लाल मृदभांड। यहाँ से काले व लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिन पर सफेद पट्टिकाएं हैं, सफेद पट्टिकाएं या रेखाएं हैं। उन पे सफेद रंग की पट्टिकाएं या रेखाएं खींची गई हैं, तो उनको कहा गया है, जो यहाँ से राजस्थान से जो प्राप्त हुए हैं उन काले और लाल मृदभांडों पर सफेद रंग की पट्टियां भी खींची हुई हैं। तो उनको थोड़ा सा और ज्यादा मॉडिफाई किया गया है, उनको थोड़ा सा और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा अगला जो स्थान रहा हमारा वो है दैमाबाद। दैमाबाद, और दैमाबाद आपको पता है कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है,
महाराष्ट्र में, ये क्षेत्र महाराष्ट्र में पड़ता है। इसको आप सिंधु घाटी सभ्यता से भी जोड़ेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये एक साइट रही है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो अभी हम पढ़ते हैं दैमाबाद को, कहाँ पे, ताम्रपाषाण काल के संबंध में। तो देखिए, एक ये कंफ्यूजन बहुत रहता है, क्योंकि कुछ साइट्स या कुछ स्थल जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के और पाषाण काल से संबंधित एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिनमें काफ़ी बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो सवाल पूछने में अगर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में, तो वो अलग हैं, या फिर किसी चीज़ के जो प्रमाणित साक्ष्य हैं वो सबसे पहले मिले हैं, तो उनके संबंध में सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि अगर जैसे कि पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले जो चावल के साक्ष्य या खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ये आपको पता है कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, अर्थात जो पाकिस्तान में क्षेत्र था, तो वो उस समय पाषाण काल के संबंध में ही पूछा जाता है, तो वो पाषाण काल के संबंध में बताते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक वो स्थल रहा है, लेकिन वहाँ से जैसे जौ, चावल, गेहूं आदि के साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल के कुछ कॉमन हैं और कुछ थोड़े डिफरेंट भी हैं। तो चलिए, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल या एक साइट नहीं रहा है या नहीं है, जिसमें कि हो सकता है उसका संबंध नवपाषाण काल से रहा हो या किसी भी पाषाण काल के खंड से रहा हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपको जितने भी मैंने जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और अभी ये इसके ताम्रपाषाण काल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो उन स्थानों का संबंध सभी का सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं रहा है। जैसे कि बात करेंगे नवदा टोली, तो नवदा टोली का संबंध हमारा ताम्रपाषाण काल से है। तो अगर सवाल में पूछ लिया जाए कि 4 स्थान आपको दे दिए, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदारो, नवदा टोली, तो निम्न में से किसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं रहा है, तो आप उसमें आंसर नवदा टोली को लगाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आपको चर्चा करनी है। आपको सिर्फ हमारा जो फोकस है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट एक एजुकेशन या सिर्फ एक नॉलेज देना, आपको ये भी बताना है कि एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया जा सकता है, उनकी लैंग्वेज में कैसे बदलाव हो सकता है, ताकि आप किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी सवाल को ना छोड़ें। ठीक है, तो दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, और दैमाबाद से जो प्राप्त हुए हैं वह यहाँ से एक तो रथ चलाता हुआ मनुष्य, रथ चलाता हुआ मनुष्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से सांड, गेंडा और हाथी, तो यहाँ से 4 प्रकार के पशुओं के यहाँ पे साक्ष्य भी देखे गए हैं, या ये 4 प्रमुख वस्तुएं यहाँ देखी गई हैं। रथ चलाता हुआ मनुष्य, सांड, गेंडा और हाथी, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें दैमाबाद से मिली है ताम्रपाषाण युग में। और इनके अलावा यहाँ से हमें कुछ कलश समाधान, यहाँ से कलश समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। जो कलश होता था उसमें किसी प्रकार से जो धातुएं या कुछ भर के उसको दफना दिया जाता था, और वो कलश जो था वो तांबे का बनाया जाता था। और ये जो रथ चलाता हुआ मनुष्य है, सांड, गेंडा, हाथी, तो ये मीन्स ये पूरी तरह से नहीं, उससे नहीं, ओरिजिनल नहीं है। इन सब की जो आकृति बनी है वो सब जो है ये तांबे से बने हुए हैं, तांबे से निर्मित हैं ये। ठीक है, तो चलिए इनको नोट करो, फिर हम आगे अगली साइड्स देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनाम गांव। इनाम गांव, तो इनाम गांव भी महाराष्ट्र में पड़ता है।
महाराष्ट्र। और यहाँ से प्राप्त होते हैं हमें कच्ची ईंटों के या कच्ची मिट्टी के मकान। यहाँ से कच्ची मिट्टी के गोलाकार मकान प्राप्त हुए हैं। अर्थात जैसे कि जो कच्ची मिट्टी होती थी, इसमें क्या है, इसमें ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें कच्ची सिर्फ मिट्टी के प्रयोग को करके ही मकान बना दिए जाते थे। तो इसमें किस प्रकार के मकान बने हैं, इसमें कुछ इस प्रकार के मकान बने हुए मिले हैं। जैसे कि मिट्टी, गीली मिट्टी होती थी, तो उस गीली मिट्टी को, कच्ची मिट्टी को धीरे धीरे क्या किया जाता था, उसको लगा के और धीरे धीरे उसके बीच में स्पेस बना दिया और उसको इस तरीके से गोलाई का रूप दे दिया जाता था, जिससे वो किसी प्रकार से उसका गिरने का भय जो था वो कम रहता था, क्योंकि उसमें छत और ये सब सारी चीजें उसी से जुड़ जाती थी। और इसको फिर एक तरीके से इस तरह गोलाई में ये होता था। जैसे कि आप देखते हैं कि गांवों में जो भूसा वगैरह भरने के लिए एक प्रकार का एक वो बना दिया जाता है, ठीक है, तो उसको उसी प्रकार से अगर मिट्टी से बना दे, जैसे समुद्र के किनारों पे, कभी कभी समुद्र किनारे, नदी किनारे, या फिर आप लोग बनाते हैं जैसे रेत के महल बनाते हैं, रेत के घर बनाते हैं, गीला रेत होता है तो गीले रेत का ढेर लगा के उसके अंदर से खाली जगह बना दिया, तो वो एक गोलाई में उसको बनाया जाता है, तो वो एक गोलाई में बनता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो मकान होते थे कच्ची मिट्टी से, वो भी गोलाकार होते थे, गोलाकार मकान बनाए जाते थे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा नेवासा। अगला स्थल है नेवासा, और ये भी महाराष्ट्र से ही प्राप्त हुआ है, और यहां से प्राप्त हुए हैं पटसन अर्थात जूट। पटसन के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। और मृदभांड जो हैं उन पर लाल और काले डिजाइन से, मृदभांड पर लाल व काले रंग से डिजाइन व सफेद रंग की सजावट। तो सफेद रंग से उन पे कुछ लाइनें खींच के या फिर उनको किसी भी प्रकार से कुछ चित्रकारी वगैरह करके सजाया जाता था, ठीक है। तो चलिए, ये हमारे ताम्रपाषाण काल के कुछ मुख्य विशेष कुछ स्थल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि ताम्रपाषाण काल के बारे में, तो ताम्रपाषाण काल का जो संबंध रहा है वो सिर्फ यहीं से नहीं रहा। तो धातु युग के विषय में अगर बात करें, तो धातु युग के विषय में एक ताम्रपाषाण काल की जो ये चीजें जो देखी हैं, तो मुख्यतः इनका जो एक विस्तार था वो लगभग मध्य भारत के क्षेत्रों में मुख्य देखा गया है। जैसे कि अभी आपने कुछ साइट्स देखी हैं, तो मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और इन क्षेत्रों में इनका विस्तार अधिक रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था कि तांबे का उपयोग ऊपरी भागों में या उत्तर भारत के क्षेत्रों में नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ हमने बात की है ताम्रपाषाण काल, अर्थात ये वो क्षेत्र रहे हैं जहाँ पे तांबे का और पाषाण अर्थात पत्थरों का दोनों का बराबर मात्रा में लगभग उपयोग किया गया है। लेकिन उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों से हमें तांबे के शुद्ध रूप से प्राप्त या फिर शुद्ध रूप के प्रयोग का भी प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि इसमें आप कुछ क्षेत्र ऐसे देखेंगे, जो गंगा घाटी का जो मैदान रहा है उसमें हाथ की कुल्हाड़ी, अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में ये थोड़ा इससे अलग रहेगा। तो ये उत्तर भारत में जो गंगा घाटी का मैदान है, गंगा घाटी का मैदान, तो यहाँ पर भी तांबे का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे तांबे के प्रयोग के रूप में कुछ ऐसे जो एविडेंसेस हैं मिले हैं, जैसे कि यहाँ के लोग जो हैं वो कुल्हाड़ी का, भाले का, या फिर जो मानव की जो मूर्तियां बनाना, तो मतलब यहाँ से कुल्हाड़ी, भाला, मानव मूर्ति आदि का निर्माण तो ये तांबे से ही किया करते थे, ठीक है।
तो चलिए, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे अगला हमारा चैप्टर, अगला टॉपिक, जो कि हमारा दूसरा जो धातु युग जो है, धातु युग में हमारा दूसरा भाग है, जिसको हम कांस्य युग के नाम से जानेंगे। तो कांस्य युग में आपको पता है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, या हड़प्पा सभ्यता के बारे में कह सकते हैं। तो इसके बारे में हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है इतिहास की दृष्टि से, क्योंकि जो हमारा जो ताम्रपाषाण काल रहा है ये ग्रामीण सभ्यता रही है, लेकिन कांस्य युगीन सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता समझी जाती है। तो वहाँ से एक नगरीय व्यवस्था शुरू होगी, तो उसमें हमें एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, तो चलिए, ये आज का वीडियो ख़त्म हुआ। और जाने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दें कि हमारा एक लगभग 4 से 5 मिनट का जो मैक्सिमम एक छोटा सा वीडियो आपको किसी एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड जो एक आज के टाइम पे एग्ज़ाम से या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है, तो उसके संबंध में आपको एक बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से और एक ही बहुत ही मीन्स इसमें क्रिएटिविटी तरीके से आपको वो वीडियो भी अपडेट होता रहेगा। तो उसको भी आप देखिए, और आप हमारे चैनल को कितना पसंद करते हैं या फिर उन वीडियोस को या हमारे जो पढ़ाने का तरीका है उसको कितना पसंद करते हैं, तो उसी के आधार पे हम आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आते रहेंगे। तो चलिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।